हेलो एवरीवन, सो वी आर स्टार्टिंग रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। आप इसे रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल भी कह सकते हो क्योंकि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी, न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का आपका सेटअप कैसा है। फर्स्टली वी हैव द सोर्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, जो कि यहाँ पर कोई एक रेडियो एक्टिव सोर्स होगा जो कि अल्फा रे के जो पार्टिकल्स है उसको यहाँ से स्कैटर कर रहा होगा। ओके, सो यहाँ इसकी फाइन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बनाने के लिए हमने यहाँ पर लेड ब्रिक्स का यूज़ करा है, क्योंकि लेड क्या होता है, यहाँ पर जो आपकी रेडिएशन जा रही होगी उसको एब्जॉर्व कर लेगा। ओके, एक्सेस ऑफ जो रेडिएशन होगी उसको ये एब्जॉर्व कर लेगा लेड, और उसकी वजह से यहाँ पर आपके यहाँ पैसेज होगा अल्फा पार्टिकल्स का और आपकी फाइन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बनेगी। राइट, सो यहाँ पर हमने इसके बाद यहाँ पर फाइन बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बन चुकी है। आगे हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, थिन गोल्ड फॉइल लगाएंगे, जिसकी थिकनेस अबाउट कितनी होगी, उस गोल्ड फॉइल की जो थिकनेस होगी दैट विल बी अबाउट 2.1 × 10⁻⁻⁷ मीटर की होगी। ओके, सो यहाँ इसके बाद क्या होगा कि हम देखते हैं कि यहाँ पर ZnS की जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई है एंड यहाँ पर डिटेक्टर लगाया गया है, माइक्रोस्कोप। अब एक्चुअल में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स जो भी जहाँ पर भी जाएंगे, चाहे यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, बीच में स्ट्राइक करेंगे, चाहे यहाँ पर स्ट्राइक करेंगे अल्फा पार्टिकल, तो जब भी अल्फा पार्टिकल जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर स्ट्राइक करते हैं सो वहाँ पर क्या होता है, लाइट फ्लैश होती है। वहाँ पर क्या आपको थोड़ा सा ब्रीफ फ्लैशिंग नज़र आएगी। ओके, अगर यहाँ करती है तो यहाँ पर आपको थोड़ा लाइट नज़र आएगी, मतलब ऐसे स्पार्कलिंग फ्लैशेस नज़र आएगी फॉर द ब्रीफ टाइम पीरियड के लिए। सो यहाँ पर क्या है, सो आप डिटेक्टर को यहाँ पर, माइक्रोस्कोप को यहाँ पर घुमाओगे स्क्रीन पे तो आपको नज़र आ जाएगा, जहाँ पर फ्लैशेस आपको पड़ती हुई नज़र आएगी तो दैट मीन्स वहाँ पर अल्फा पार्टिकल स्कैटर हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर क्या है, जब ये यहाँ से थिन जो आपकी गोल्ड फॉइल है यहाँ से आगे गए तो मोस्ट ऑफ दी आपको जो फ्लैशेस मिली, हमने ये ऑब्जर्वेशन में भी आगे हम देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ दी आपको फ्लैशेस दिखाई देगी माइक्रोस्कोप से, वो यहाँ पर फ्लैशेस दिखाई देगी। सबसे ज़्यादा फ्लैशेस यहाँ थी, तो दैट मीन्स यहाँ आने का मतलब क्या है कि अल्फ़ा, मोस्ट ऑफ दी जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो आपके डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। ओके, वो सीधा चले गए। मोस्ट ऑफ दी अल्फ़ा पार्टिकल्स ऐसे थे इसमें जो कि सीधा चले गए, तभी डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा जो स्पार्क था वो आपको बिल्कुल सेंटर में दिखाई दिया। कुछ ऐसे हो गए जो थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, जैसे हमने यहाँ पर देखा जो उसका पाथ था उससे थीटा एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। कुछ ऐसे हो गए कि 90 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे। 90 डिग्री क्या हुआ, इसका पाथ ये है और अगर वो इस तरफ को डिफ्लेक्ट होते तो 90 डिग्री हो गया। कुछ ऐसे थे, बहुत कम, बहुत रेयर ऐसे थे जो कि 180 पे डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि ऐसे रहे हैं और बिल्कुल वो रिट्रेस कर रहे हैं बैकवर्ड अपना पाथ। यानी कि अगर ये अल्फ़ा पार्टिकल आपके आगे आ रहे हैं, मान लीजिए इस तरह से, अगर ये अल्फ़ा पार्टिकल इधर आ रहे हैं, गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद वो अपना पाथ रिट्रेस कर रहे हैं। दैट मीन्स कितने एंगल से डिफ्लेक्शन हो रहा है, 180 डिग्री से डिफ्लेक्शन हो रहा है। अगर ऐसे होता है इसको जाना इधर था बट इनकी डिफ्लेक्शन यहाँ पर हो रही है तो कौन सा एंगल बना, 90 डिग्री से डिफ्लेक्शन होगी। ओके, सो ऐसे हमने चीज़ें देखी। तो हम देखते हैं कि they directed a beam of alpha particles emitted from a radioactive source at thin metal foil made of gold of thickness this much। आपकी जो गोल्ड की फॉइल की थिकनेस है that is this much। The scattered alpha particles were observed through a rotatable डिटेक्टर कंसिस्टिंग ऑफ जिंक सल्फाइड स्क्रीन। सो ये रोटेटेबल आपका है डिटेक्टर माइक्रोस्कोप, जिससे कि आप जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर फ्लैशेस देख सकते हो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। ऑन स्ट्राइकिंग द स्क्रीन इट प्रोड्यूसेस ब्रीफ लाइट फ्लैशेस। तो वही बात है कि वो फ्लैशेस प्रोड्यूस कर रही थी और आपको पता चल रहा था कि अल्फ़ा जो पार्टिकल्स है वो कहाँ स्ट्राइक कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन इसकी क्या थी जो आपको लिखनी है, वो क्या है, मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स, आपको पता है अल्फ़ा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज, ये माइंड में रखना। ओके, मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो ये ऑब्जर्वेशन हुई, ऐसा क्यों, क्योंकि आपने देखा सबसे ज़्यादा जो आपका जो शाइनिंग थी वो कहाँ थी, स्पार्क जो था वो सेंटर पे था। सेंटर पे तभी आएगा जब अल्फ़ा पार्टिकल बिल्कुल सीधा गए हो, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन गए हो। राइट, तो फर्स्ट ये था।
एंड सेकेंड क्या था, 1 आउट ऑफ 8000 अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय 90 डिग्री, कि 8000 में से एक ऐसा अल्फा पार्टिकल होगा जो कि 90 डिग्री पर डिफ्लेक्ट करेगा। सो जो डिफ्लेक्ट करा 90 डिग्री का मतलब है जाना उसे ऐसे था, बट वो 90 डिग्री पर यहाँ पर आएगा, नीचे आएगा, मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री। सो ऐसे था, और बहुत कम थे जो 90 डिग्री से ज़्यादा एंगल पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, यानी कि जा ऐसे रहे हैं और डिफ्लेक्ट आपके ऐसे इस तरह से हो रहे हैं। बैकवर्ड स्केटरिंग ऑफ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा जो एंगल पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे वो बहुत कम थे, जैसे 1 in 8000 थे या इससे भी ज़्यादा थे। तो अगर तो 180 डिग्री पे हम देखें कि 180 डिग्री पे कितने अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, तो वो भी इन्होंने बताया है। अ वेरी फ्यू वर डिफ्लेक्टेड बैक एट लार्ज एंगल्स, इवन 1 आउट ऑफ 10⁵ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय 180, तो 180 डिग्री। तो आप देख सकते हो 180 डिग्री से जो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो कितने हैं, 1 आउट ऑफ 1 लाख, यानी कि 1 लाख अल्फा पार्टिकल में से एक ही अल्फा पार्टिकल होगा जो कि 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट बैक होगा, बिल्कुल 180 डिग्री पे डिफ्लेक्ट बैक होगा। ये थी आपकी ऑब्जर्वेशंस। सो नाउ इस ऑब्जर्वेशन से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि एटम हैज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि अगर यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर दिस इज़ योर एटम, और अगर यहाँ से आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स जा रहे हैं और मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो कैसे जा रहे हैं, वो सीधा जा रहे हैं, कोई डिफ्लेक्शन ज़्यादा शो नहीं कर रहे। जैसे हम देख रहे थे जो स्क्रीन थी उसमें यहाँ पर स्पार्क हो रहा था मिडल में, यानी कि इससे पता चलता है कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो स्ट्रेट जा रहे थे विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, बहुत सारे ऐसे थे। तो दैट मीन्स जो आपका एटम है इट हैज़ एम्प्टी स्पेस, यानी कि ऐसा यहाँ पर काफ़ी एम्प्टी स्पेस है आपका। तो इसी वजह से एटम में अगर एम्प्टी स्पेस होगा तभी तो अल्फ़ा पार्टिकल्स आगे जा रहे होंगे। अगर थॉमसन की माने, अगर यहाँ पर थॉमसन ने क्या कहा था कि आपका जो एटम है, एटम का जो स्फीयर है वही पॉजिटिव से बना हुआ है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज से बना होता तो अल्फा पार्टिकल्स सीधा नहीं जाते, थोड़ी बहुत तो डिफ्लेक्शन होती इसमें, ओके, बट मेजॉरिटी स्ट्रेट जा रहा था। सो दैट मीन्स एटम हैज़ मोस्टली एम्प्टी स्पेस सिंस मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास थ्रू विदाउट डिफ्लेक्शन। फर्स्ट ये था कंक्लूजन। सिंस सम अल्फा पार्टिकल्स आर रिट्रेसिंग इट्स पाथ, the positive charge and mass of atom are concentrated in a very small region. So हमने देखा कि most of the ऐसे भी थे, most of the जो alpha particle है वो ऐसे भी थे जो retrace कर रहे थे path, और by some angle 180 डिग्री से भी कर रहे थे या उससे, या 90 डिग्री से कर रहे थे, या उनके बीच में कर रहे थे, ठीक है। तो ये रीट्रेस करने का, इसे रीट्रेस तो नहीं करना चाहिए था, ओके। अगर रीट्रेस कर रहा है, अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स, कुछ अल्फ़ा पार्टिकल अपना पाथ 180 से या उससे कम से रीट्रेस करे, तो इसका मतलब आपका एक जगह ऐसी है जहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज, पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास एटम का वहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है। सो रदरफोर्ड ने क्या बताया कि देयर इज समथिंग नोन एज द न्यूक्लियस, जहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज अक्यूमुलेट होगा, ओके, सारा पॉजिटिव चार्ज वहाँ होगा और मास भी वहाँ पर हमारा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, क्योंकि जहाँ अगर आपका यहाँ पर पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर मोस्ट ऑफ द मास कॉन्सेंट्रेटेड है, तभी आपका यहाँ पर पावरफुल पॉजिटिव चार्ज बना, और इसी की वजह से इसने ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो जब यहाँ पर स्ट्राइक करने की कोशिश करा तो पूरी एनर्जी के साथ इसको, पूरी फोर्स के साथ इसको स्ट्राइक बैक करवाया। ऑलराइट, तो ये तभी पॉसिबल है जब आपका पॉजिटिव चार्ज पूरे उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना होके एक ही सेंटर पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड है, तभी ऐसा 180 डिग्री पर डिफ्लेक्शन पॉसिबल हो सकती है। तो यही से हमें पता चला कि जो पॉजिटिव चार्ज है और मास ऑफ द जो एटम है वो स्मॉल टाइनी रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड है, और पॉजिटिव चार्ज को क्या कहा गया, प्रोटॉन्स कहा गया, और जिस आपके स्मॉल रीजन पे वो कॉन्सेंट्रेटेड है ये आपका पॉजिटिव चार्ज और मास, उसे कहा गया न्यूक्लियस। सो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी करी थी ऑफ द न्यूक्लियस, और ये बताया था पॉजिटिव चार्ज और जो मोस्ट ऑफ द मास है वो कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस कहा गया, राइट। सो इसी वजह से तो ऐसा हो रहा था कि अल्फ़ा पार्टिकल जा रहे थे यहाँ से और कुछ अल्फ़ा पार्टिकल 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट बैकवर्ड कर रहे थे विद 180 डिग्री। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड देयर negative charge balances the positive charge of the nucleus, so atom is electrically neutral। ये भी इसने बता दिया था कि अगर इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बताया था रदरफोर्ड ने कि जो ये अगर न्यूक्लियस है, दिस इज़ योर एटम, और जो टाइनी स्पेस है, जहाँ टाइनी रीजन है, दिस इज़ योर न्यूक्लियस,
ओके, दिस इज़ योर न्यूक्लियस, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज एंड आपका पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन एंड आपका यहाँ पर मास कॉन्सेंट्रेटेड है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ थे? इलेक्ट्रॉन को बताया कि वो इसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे थे। ओके, सो ये हमारा ठीक हो गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो गया, इलेक्ट्रॉन्स बाहर हो गए, और क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गए क्योंकि पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कर दिया। सो एटम इज नाउ अगेन, इन्होंने भी बताया था, एटम इज नाउ अगेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ओके, सो द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर टू द एटम। तो ये भी बताया था इन्होंने, जैसे आपका जो एटम का साइज़ होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻10 मीटर, और जो न्यूक्लियस है वो उससे भी छोटा होगा। कितना टाइम्स छोटा होता है? 10⁵ टाइम्स छोटा होता है, विच इज़ नियरली रफली इक्वल टू, जो न्यूक्लियस का रेडियस है रफली इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर, जो कि कम है देन दिस। और ये स्टेटमेंट आप याद रखोगे कि हमेशा जो न्यूक्लियस का साइज़ होता है दैट इज़ अबाउट 10⁵5 टाइम्स स्मॉलर देन द साइज ऑफ एन एटम। ओके, सो ये सारे कंक्लूजन थे। एट लास्ट हम लेविटेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ द एटम के बारे में इन्होंने नहीं बताया कैसा, एज इलेक्ट्रॉन इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेंगे, बट अगर एज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस शुड कॉन्टिन्यूसली इमिट रेडिएशन, अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं चारों ओर न्यूक्लियस के, तो उसे क्या करना चाहिए? इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहिए? यहाँ पर रेडिएशन को इमिट करना चाहिए। ओके, कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियस के चारों ओर अगर इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे तो वो रेडिएशन को इमिट करेंगे। सो इट शुड लूज एनर्जी एंड फॉल इनटू द न्यूक्लियस। अगर कॉन्टिन्यूसली अगर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रेडिएशन को इमिट करेंगे तो बाय द टाइम इनकी एनर्जी कैसी हो जाएगी? ये एनर्जी का लॉस हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी को ये लूज़ कर रहे हैं, और जैसे जैसे एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं तो बाय द टाइम एक टाइम ऐसा आएगा कि वो अंदर की तरफ फॉल कर जाएगी और न्यूक्लियस में जाके मिलेंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियस के साथ में जाके मिलेंगे, तो इसकी वजह से तो एटम आपका अनस्टेबल होना चाहिए, बट इन रियलिटी एटम इज़ योर स्टेबल। तो ये भी इन्होंने स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये स्टेबल कैसे है, वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन को अगर बता रहे हो आप कि वो रिवॉल्व कर रहे हैं चारों ओर। ओके, सेकेंड क्या था? एटॉमिक स्पेक्ट्रा कुड नॉट बी एक्सप्लेन। जो इसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है एटम का, वो भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा था। क्यों? इसके अकॉर्डिंग अगर इन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, सो इफ़ इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली लूज एनर्जी, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? कॉन्टिन्यूसली लूज करेंगे एनर्जी। उन्होंने क्या बताया था कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को लूज़ करेंगे। ओके, एनर्जी को लूज़ करेंगे, और एनर्जी आपकी एनर्जी को लूज़ कर रहे हैं वो भी कॉन्टिन्यूसली कर रहे हैं। सो इट शुड एमिट अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन। सो इनका जो स्पेक्ट्रम आना चाहिए था वो एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था, बट एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, वी ऑब्जर्व द लाइन स्पेक्ट्रा, कि एटॉमिक जो स्पेक्ट्रा होता है, एटम का जो स्पेक्ट्रा होता है वो लाइन स्पेक्ट्रा होता है, बट इन्होंने बताया कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम होना चाहिए था। ओके, सो इस तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी एक्सप्लेन नहीं हुआ। और एट लास्ट एक और लिमिटेशन क्या थी? रदरफोर्ड मॉडल हैड नो एक्सप्लेनेशन फॉर क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। इन्होंने क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल के बारे में भी नहीं बताया था। तो ये सारी लिमिटेशन थी। एट लास्ट देयर इज अ ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो कि थीटा एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए हैं एंड द एंगल थीटा। तो इन्होंने बताया जब थीटा एंगल आपका 0 है, यानी कि कोई भी जो आपका अल्फा पार्टिकल्स है वो आ रहे हैं और विदाउट एनी एंगल वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, सीधा जा रहे हैं, वो कितने हैं? वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम जो आपको यहाँ पीक दिखाई दे रही है वो कैसे है? वो कैसे अल्फा पार्टिकल्स है जो कि अनडिफ्लेक्टेड आगे बढ़े हैं, 0 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए, यानी कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं, आगे चले गए। जैसे जैसे डिफ्लेक्शन बढ़ेगी वैसे वैसे नंबर ऑफ सच अल्फा पार्टिकल्स कम होगा। और आपको पता है कि 180 डिग्री पर कितने अल्फा पार्टिकल्स हमने डिस्कस करा था, कितने डिफ्लेक्ट करते हैं? 1 लाख में से एक आपका अल्फा पार्टिकल ऐसा होगा जो बिल्कुल 180 डिग्री यानी कि बिल्कुल रिट्रेस करेगा अपना बात। तो ये ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। होपफुली आपको ये रदरफोर्ड एंड थॉमसन मॉडल जो भी दोनों थे उसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। थैंक यू सो मच।